Hello, this is Dr. Sunita Sinha, Professor of Ranchi Women's College. Today I will discuss income from salary. आपको बता दें कि इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए आपका इनकम टैक्स एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ में काम आएगा। सभी को किसी न किसी रूप में टैक्स देना ही पड़ता है। तो जितने भी इनकम है, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इनकम को 5 कैटेगरी में, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, जो लोग काम करवाते हैं, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पेमेंट देते हैं उनका सर्विस रेंडर के बदले में, उसे हम सैलरी कहते हैं। डिटेल इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहले इनकम से रिलेटेड बातें कर लें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति अगर अपने घर को किराए पर लगा रखे है तो उनसे जो उनका इनकम होगा वो भी टैक्सेबल होगा इस हेड के तहत, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत। तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनसे उनका इनकम आ रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें क्या होता है ये आप देखो कि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट पर्पज से पैसे को लगा देते हैं, आइदर वो रियल प्रॉपर्टी में, फ्लैट खरीदने में, या फिर घर बना के उसमें, जमीन में, जेवरात में, गोल्ड, सिल्वर, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, कहीं पैसा वो लगा देते हैं और जब देखते हैं कि उनका दाम बढ़ गया है तो सेल करते हैं। तो इससे जो इनकम होता है, इस इनकम को कैपिटल गेन माना जाता है। तो इनकम जो है सैलरी के तहत टैक्सेबल हो सकता है, या हाउस रेंट से इनकम आ रहा है तो बिजनेस कर रहे हैं, या प्रोफेशन से कमा रहे हैं तो, या फिर किसी तरह का कैपिटल गेन हो रहा है तो। और फिफ्थ लास्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या होता है कि जो सैलरी नहीं कहलाएगा, यानी किसी से मिल नहीं रहा है पैसा काम के बदले में, या किसी तरह का रेंट नहीं आ रहा है, वो इनकम बिजनेस भी नहीं कर रहा है, प्रोफेशन से भी नहीं है, ना ही कैपिटल गेन है। ये 4 हेडिंग में इनकम उसके डिफिनेशन के अनुसार नहीं काउंट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इनकम है तो किस हेडिंग में डालेंगे? नहीं डाला जा सकता है ये सब 4 में। उनका भी इनकम टैक्स कहलाएगा, टैक्स उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा और वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आपके दिमाग में चल रहा है वो कौन सा इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, तो आपको काउंट करा दें। आज के दिन देख रहे हैं केबीसी चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, या किन्हीं का लॉटरी निकल गया हो, तो वो क्या सैलरी कहलाएगा काम के बदले, या हाउस रेंट में काउंट होगा, बिजनेस प्रोफेशन में काउंट होगा, कैपिटल गेन में नहीं। वो कहाँ आएगा? यहाँ। यानी प्राइज विन करते हैं या फिर किसी तरह का और फर्दर कोई गेन होता है जो 4 हेडिंग में नहीं आएगा, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्सेबल होगा। ज्यादा इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे, हम कम टू द पॉइंट आएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि 99.9% हर साल क्वेश्चन उससे पूछता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट डाल रहे हैं, बस आपका टू द पॉइंट के लिए, ज्यादा इधर उधर की बात ना करके। इन सब चैप्टर को लेटर बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें बेसिक चीज करवाने के बाद इम्पोर्टेंट कराएंगे। तो आप ध्यान दो हमारे इस चैप्टर पर। फिलहाल पर्टिकुलर आप लोग के लिए ही बनाए हैं कि कोरोना काल में पूरे सिलेबस तो कवर करना मुश्किल है, लेकिन उतना तो करा दें
कि ये हो जाए तो आपको मतलब पास के अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं आप सबको कि इनकम टैक्स स्कोरिंग पेपर है, बहुत मार्क्स उठता है। हमारे बच्चे 99 तक लाए हैं। दो कुछ एक बैच था ऐसा जिसमें 100 भी लाया था। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये मैथ से ज्यादा स्कोरिंग होने के बावजूद भी मेहनत है, थोड़ा मेहनत है, मेहनत और याद हो जाता है बनाते बनाते, है ना। तो ध्यान दीजिए इसको। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी किसको कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति काम कराता है, बदले में फिक्स अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मंथली देते जाता है, तो इसको हम सैलरी कहेंगे। अगर डिफिनेशन की तरफ जाएं तो बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। सो पर्टिकुलर एक दो लाइन हम बताकर हमने कुछ बना रखा है। जैसे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी किसको कहते हैं? सो देखिए, रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड सैलरी विच इज पेड बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई ऑन देयर रेंडरिंग सर्विसेज। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को उनका काम के बदले में कुछ पेमेंट करता है जो मंथली बेसिस पर, उनको हम क्या कहते हैं? सैलरी कहते हैं। और इस सैलरी में क्या क्या शामिल होगा, तो आइए सैलरी में जो शामिल होगा उसकी चर्चा करेंगे एक एक करके बारीकी से। बहुत फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सैलरी में एम्प्लॉयर काम कराता है, बदले में पेमेंट देता है एक मंथली बेसिस पर। और ये सैलरी में सिर्फ मनी इन कैश अगर खाली पेमेंट करता है कोई, तो वो सैलरी ही नहीं कहलाएगा। सैलरी में बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस करने के लिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी को हम चार्ट के द्वारा पहले समझाएंगे। ठीक है, सैलरी, ग्रॉस सैलरी किसको कहेंगे? ग्रॉस सैलरी, ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस माने कुल। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, आप वहां जॉब कर रहे हो और आपको 50,000 सालाना मिलता है, लेकिन आपको रहने के लिए क्वार्टर भी मिला हुआ है, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रहा है, आने जाने का गाड़ी भी मिल रखा है, इसके अलावा आपको पीएफ फंड से पैसा मिलता है, इसके अलावा आने जाने के लिए ट्रेवलिंग मिलता है, लंच मिलता है। इन सब को जोड़ा जाएगा और उसको ग्रॉस सैलरी मानेंगे। यानी सैलरी मतलब जो आपको कैश इन हैंड मिल रहा है वही नहीं आएगा। आपको अलावेंसेस मिलता है, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, आपको कार अलावेंस मिलता है, मेडिकल अलावेंस मिलता है, परक्यूजिट मिलता है। अब एक का को बारी बारी से हम समझाएंगे कि अलावेंसेस क्या होते हैं, परक्यूजिट क्या होता है, और जो हाथ में मिलता है नगदी हर महीना, चाहे वो 20,000 या 50,000 हो, इन सब को एग्रीगेट जोड़ेंगे और सैलरी कहलाएगा। तो पहले समझिए सैलरी में, एक एक करके बताते हैं। ग्रॉस सैलरी किसको कहते हैं? ग्रॉस सैलरी में हम डालेंगे, ये सैलरी है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को नकदी के रूप में पेमेंट करता है। दूसरा अलावेंसेस, अलावेंसेस जनरली नगद दिया जाता है, जैसे मेडिकल अलावेंस, फी अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस। इसमें क्या होता है कि घर में रहने के लिए एम्प्लॉयर क्वार्टर नहीं दे रखा है, बल्कि क्या दे रखा है कि जाओ भाई तुम रेंट ले लो, मैं तेरे को क्वार्टर नहीं तो नकदी दे दिया। आपका इलाज के लिए जो भी खर्च हो, ले भाई 20,000 सालाना ले लो। तो अलावेंसेस का मतलब होता है कि पार्टिकुलर कोई काम के लिए उन्हें पैसा मिल रहा है। तो सैलरी में शामिल होता है सैलरी जो बेसिक मिलता है, सो प्लस अलावेंसेस एंड प्लस परक्यूजिट परक्यूजिट्स। ये परक्यूजिट्स क्या होता है, ये देखिए, ये नगदी नहीं होता है, इन टर्म्स ऑफ करेंसी में उसको वैल्यू एसेस किया जाता है। फिर से एक बार, नगदी जो मिलता है वो हर मंथ, मान लीजिए 20,000 का महीना मिल रहा है तो सालाना 2,40,000। अलावेंसेस जो नगदी के रूप में उनको अलग से
मॉनेटरी वैल्यू मिलता है, उन्हें मनी के रूप में पैसा मिलता है। जैसे कि बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल अलावेंस, एजुकेशन अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, मेडिकल इलाज के लिए दे दिया, घर में रहने के लिए हाउस रेंट अलावेंस दिया, तो नकदी जो मिला वो भी सैलरी है आपका। अगर आप कहीं रहते तो खर्च होता है, लेकिन बदले में कौन अफोर्ड कर दिया? एम्प्लॉयर कर दिया। परक्विजिट क्या होता है कि वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, लेकिन नकदी नहीं, फैसिलिटी के रूप में। अब इसका भी एग्जांपल हम देंगे। मान लीजिए कि आप ऑफिस जाना आना करते हो, आपको आने जाने में खर्च होता है, बदले में क्या दे दिया आपको? कंपनी ने कार दे दिया कि कार से आना जाना करो, तो आने जाने का बचत हुआ आपके पास। आपका जो पॉकेट से मनी निकलता वो बचत हुआ, उसको भी गवर्नमेंट ने जितना उनके पास बचत हो रहा है या एज ए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको परक्विजिट करते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, नियोक्ता जो काम कराने वाला है, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, वो उनको क्या दे दिया? रहने का घर दे दिया। तो रेंट नगदी नहीं दिया, क्या दिया? क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया। अरे भाई, जो काम कर रहा है बंदा, वो कहीं घर में तो रहता, किराया देता, वो देना नहीं पड़ रहा है उसको, तो कितना वैल्यू का उनको रहने का घर दिया, उसका असेसमेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, जिसे हम परक्विजिट कहते हैं। इसे भी सैलरी माना जाता है। एंड प्रॉफिट in lieu of सैलरी। प्रॉफिट कोई भी तरह का जो सैलरी के बदले में दिया जाता हो, जैसे कमीशन वगैरह, ये सब के सब का ऐड कर देंगे तो टोटल क्या कहलाएगा? ग्रॉस सैलरी कहलाएगा। अब बारी बारी से सैलरी में किसको किसको शामिल करेंगे? अलावेंसेस को शामिल करेंगे। अब फिर बहुत विस्तार, बहुत बड़ा चैप्टर है। अलावेंस कितने तरह के होते हैं? परक्विजिट कितने तरह के होते हैं? अलावेंस में कौन टैक्सेबल है? भाई, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया, कुछ अलावेंस को सैलरी में शामिल करने बोला है, कुछ उसको लगा कि अन्याय है, सैलरी अगर में शामिल करेंगे ज्यादा इनकम हो जाएगा, टैक्स बंदे को देना पड़ेगा, एसएससी को, करदाता को, तो कुछ को छूट कर रखा है। इन सब बातों का चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस सब से पहले हम इन सब को रखिए। आप अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके उतार सकते हो, है ना। बहुत बारीकी से समझाने जा रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी को जब कंप्यूट करेंगे तो किन किन आइटम को ग्रॉस सैलरी में मानेंगे, क्योंकि there are different types of allowance, they may be taxable or exempted। टैक्स भी हो सकता है उस पर, उसको छूट भी दे रखा हो। परक्विजिट ऑल्सो कि पार्शियली, इसका जब चर्चा करेंगे तब मजा आएगा पढ़ाने में, है ना। प्रॉफिट बड़ा चैप्टर है, आप सब वीडियो बारी बारी से देखिएगा। आइए हम बताते हैं अब ग्रॉस सैलरी का जब कंप्यूटेशन करेंगे तो कैसे, कौन कौन आइटम को जोड़ेंगे और कैसे करेंगे, ये एक एक चीज। ग्रॉस सैलरी, कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस सैलरी। नहीं दिख रहा है? ग्रॉस सैलरी में सबसे पहले शामिल करेंगे हम बेसिक सैलरी या वेजेस। देखो भाई, मैंने बड़ी जल्दीबाजी में और जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के ख्याल से इसको हम कवर कर रहे हैं।
अदरवाइज बहुत चीज दिमाग में चल रहा है कि उसको भी क्लियर करें, उसको भी, लेकिन आपके पास भी लिमिट टाइम है, मेरे पास भी है ना, इसलिए शॉर्ट में थोड़ा चल रहे हैं और जल्दी से कवर भी करना है। बेसिक सैलरी और वेजेस, यहाँ पे जब इनकम टैक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी और वेजेस का मतलब एक ही होता है, चाहे वो बड़े अफसर हो, मैनेजर हो, या कोई फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर हो। सैलरी का मतलब होता है कि जो वेजेस है उनको काम करने के बदले में कंपनी उनको दे रही है, या मैनेजर उनको भी सर्विस दे रहे तब दे रही है। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी और वेजेस सेम होता है। बेसिक सैलरी या वेजेज, यहाँ पे आप देखना ये है क्या, जो एक मेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट कम से कम जरूर ही एम्प्लॉय को हर मंथ देता है, उसे हम वेजेस कहें या सैलरी। मान लीजिए कि 10,000 रुपया महीना फिक्स हो गया कि हम देंगे ही देंगे बेसिक, तो ये 10 गुने 12 यानी 10,000 हर महीना इंटू 12, ये क्या होगा, 1,20,000 आता। ठीक है, आगे दूसरा है बोनस। एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, जब सैलरी की बात होगी और वेजेज की बात होगी तो सैलरी कौन सा जोड़ा जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, क्या, रिसीव्ड, यानी जो प्रीवियस ईयर के इनकम पर जो मिल गया है या ड्यू है, यानी इनकम हो गया लेकिन मिला नहीं है। मान लीजिए कि कंपनी की हालत ठीक नहीं थी और पिछले 5 महीने का प्रीवियस ईयर का उन्होंने हमें सैलरी नहीं दिया, लेकिन वो इनकम काउंट होगा और ग्रोस सैलरी में शामिल किया जाएगा। दैट विल बी ऑल्सो टैक्सेबल। थोड़ा ही अटपटा लग रहा है, जरूर। क्या अटपटा लग रहा है कि भाई पैसा मिला भी नहीं और गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, तो ये नियम है कि हाँ उनको ड्यू बेसिस पर भी, और अगर एडवांस लिया है उन्हें अगले साल का तो ये भी काउंट होता है, ड्यू एडवांस का। लेकिन अगर चर्चा है कि पेमेंट मिल गया है ना, तो रिसीव्ड ड्यू या एडवांस ये टोटल जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। दूसरा है आपका बोनस, इसको भी सैलरी मानते हैं। जैसे देखते हो कंपनी चाहे तो दिवाली का हो या होली में हो, दुर्गा पूजा में हो, तो अलग से जो इन एडिशन टू सैलरी जो हर महीना मिलता है उसके अलावे भी उनको पैसा देती है। 20,000 50,000 जो भी हो, सैलरी का 20% 30% वो कंपनी अपने सिचुएशन के अनुसार तय करती है। इट इज ऑल्सो काउंट सैलरी, इसे भी सैलरी माना जाता है और इसका अमाउंट जो बोनस होगा उसको भी सैलरी काउंट करेंगे। और आगे है कमीशन। कमीशन या फी जो फिक्स्ड हो, ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन सेल्स। इसको ना लिखे तो ज्यादा अच्छा। समटाइम्स क्या होता है, कुछ प्रोफेशनल ऐसे होते हैं या कोई ऐसे भी जॉब में है कि उनको एक इंसेंटिव के तौर पर कंपनी दे देती है कि भाई तुम इतना बिकवाओ, 1 लाख से या 10 लाख से अधिक बिकवाओगे तो 2% सेल्स पर कमीशन देंगे, या जितना बिकवाओगे उसका 5% देंगे। तो वो भी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट होगा। यानी कि आपका कौन कौन सा हुआ, बेसिक सैलरी जो मिलता है सो, बोनस अगर मिलता है बीच बीच में तो, कमीशन मिलता है फिक्स या सेल्स पर वो, और ओवर टाइम। देख गवर्नमेंट कितनी चालाक है, अगर कोई बंदा ओवर टाइम काम किया है, रात में जग जग के किया है या एक्स्ट्रा संडे को भी सर्विस दिया है तो ही उसको पैसा मिल रहा है, वो भी सैलरी माना जाएगा, उसका भी काउंट होगा। ओवर टाइम का पेमेंट मिलेगा वो भी। और है पांचवा
recognized provident fund contribution by employer. इसका मतलब क्या है कि जब एम्प्लॉयर काम कराता है एम्प्लॉय से तो भविष्य के लिए कुछ पैसा जमा कर देता है। उसका एक रेट है, बताएंगे जब चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो, कि 12% से अगर अधिक कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर तो वो टैक्सेबल होता है। तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि अगर प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये भी चर्चा करेंगे, कि भविष्य के लिए जमा कर देता है कि जब आप डिसेबल होंगे, जब आप बूढ़े होंगे तो आपको कुछ पैसा मिले जिससे आप अपने फ्यूचर का चला सके। तो उसके लिए एम्प्लॉयर अपने तरफ से कुछ पैसा डालता है, हालांकि एम्प्लॉई को भी अपने पैसे से उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अगर एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इस पर काफी अच्छा टॉपिक है ना, बड़ा चैप्टर है, तो चर्चा करेंगे कि अगर वो डाला है तो ये भी सैलरी में काउंट होगा, सैलरी कहलाएगा। 6 है इनकैशमेंट ऑफ ईयर लीव, इनकैशमेंट ऑफ earned लीव। ये क्या होता है इनकैशमेंट ऑफ ईयर लीव? अक्सर आप जानते हो ना, सीएल मिलता है, कैजुअल लीव, ईएल मिलता है, मतलब एम्प्लॉय को कुछ दिन साल में परमानेंट छुट्टी मिलता है, कुछ फिक्स छुट्टी मिलता है, 16 दिन 12 दिन। लेकिन कोई व्यक्ति, अगर कोई एम्प्लॉय वो छुट्टी लेना पसंद नहीं करे, हम काम ही करेंगे, तो उसका पैसा भी अगर मिलता है तो उसी को कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ ईयर लीव है। इसको भी नहीं छोड़ रहा है गवर्नमेंट, इसे भी ग्रॉस सैलरी में शामिल करे। भैया कहीं से कमाओ, इनकम है ना। इस तरह से ग्रेचुटी ये क्या होता है, आप लोग को थोड़ा नया वर्ड लग रहा होगा। जब कोई एम्प्लॉई रिटायर करता है तो जितना साल काम करके रिटायर किया, हर एक साल के लिए 1 महीने का पैसा उनको मिलता है। तो ये अमाउंट भी समझो पीएफ की तरफ फ्यूचर के लिए पैसा मिलता है, उसे ग्रेचुटी कहते हैं। और है पेंशन, रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ अमाउंट हर महीने मिलता है, ये भी सैलरी माना जाता है। उसमें डीओ ये सब जोड़ा हुआ रहता है। कंपनसेशन, अगर किसी तरह का एम्प्लॉई हरासमेंट में है, डिसेबल हो जाते हैं और उनको एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेशन मिल जाए तो वो भी टैक्सेबल होता है, यानी ग्रॉस सैलरी माना जाता है। इतने सारे आइटम सैलरी में माने जाते हैं, गिने जाते हैं। अगर कोई वीआरएस लेता है, वीआरएस का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वो पैसा भी उनके लिए होता है ना। कभी कभी देखते हो कि कंपनी में रिट्रेसमेंट के लिए निकलता है, छटनी करने का मन है तो क्या करते हैं कि उनको कि भाई तुम इतना मोटा पैसा ले लो और निकल जाओ कंपनी को, अपनी स्थिति खराब होती। तो इस तरह का अगर वीआरएस भी लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसका पैसा ये सब के सब ग्रॉस सैलरी, ये जो टोटल आएगा वो टोटल जो ग्रॉस सैलरी होगा इसी तरह काउंट होगा। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अलाउंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंसेस एंड हाउ कैन काइंड्स ऑफ allowances, how many types of allowances, है ना, which allowance is taxable or not taxable. So please watch this video carefully and to be continued. Okay, thank you.